नमस्कार। जीएस प्राइम की डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, फोटोग्राफर एलिजांद्रो प्रीतो वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के रूप में उभरे हैं, वे कहाँ से संबंधित हैं? इसके ऑप्शंस हैं मैक्सिको, कनाडा, इटली या फिर मॉस्को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैक्सिको। मैक्सिकन फोटोग्राफर एलिजांद्रो प्रीतो वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 के विजेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लैड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोड रनर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए जीता है, जो हेरोन की तरह दिखता है। छवि को अवरुद्ध यानी ब्लॉक्ड शीर्षक नाम दिया गया है। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर में 5,000 यूरो का नकद पुरस्कार मिलता है। उन्हें 73 देशों की 22,000 प्रविष्टियों में से चुना गया था। दूसरा प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु बनाया है? इसके ऑप्शंस हैं लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हिम तेंदुए यानी पैंथर यूनिका को नया राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन यानी ग्रस निक्रिकोलिस को नया राज्य पक्षी घोषित किया है। इस संबंध में अधिसूचना 31 अगस्त 2021 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल श्री राधा कृष्ण माथुर द्वारा जारी की गई थी। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग-अलग प्रशासनिक प्रभागों में विभाजन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में काली गर्दन वाली क्रेन और कश्मीरी हिरण यानी हंगुल क्रमशः राज्य पक्षी और पशु थे। तीसरा प्रश्न है, कहाँ के उपराज्यपाल ने एसएचजी महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया है? इसके ऑप्शंस हैं कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी एसएचजी महिलाओं के लिए साथ नामक एक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को सलाह देकर और इन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के बाजार संबंध बनाकर महिलाओं के जीवन को बदलना और उन्हें सामाजिक और वित्तीय पहलुओं में स्वतंत्र और मजबूत बनाना है। चलिए जानते हैं कार्यक्रम के उद्देश्य के विषय में। साथ का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में तेजी लाना है, जो एसएचजी से जुड़ी हैं और जो छोटे-छोटे काम कर रही हैं। उनके काम में ज्यादा मुनाफा नहीं होता है और मार्केटिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के बारे में जानकारी की कमी होती है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को ऐसे कौशल सिखाना और उनके व्यवसाय को उच्च क्रम के उद्यमों में बदलना है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने किस खेल में रजत पदक जीता है? इसके ऑप्शंस हैं हाई जंप, लॉन्ग जंप, टेनिस या फिर फुटबॉल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाई जंप। प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में भारत के चौथे पदक विजेता और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल मिलाकर 11वें पदक विजेता बन गए। उन्होंने 2.07 मीटर की एशियाई रिकॉर्ड छलांग के साथ रजत पदक जीता। प्रवीण ने 2.07 मीटर की छलांग के साथ एशियाई रिकॉर्ड को मंजूरी दे दी। ग्रेट ब्रिटेन के जोनाथन ब्रूम एडवर्ड्स से पीछे रह गए, जिन्होंने ओलंपिक स्टेडियम में बारिश से लथपथ ट्रैक पर 2.10 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई। प्रवीण टोक्यो खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद में निषाद कुमार, मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार के बाद भारत के चौथे पदक विजेता हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में अवनी लेखरा ने पैरालंपिक खेलों में दूसरी बार कौन सा पदक जीता? इसके ऑप्शंस हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज। अवनी लेखरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में 445.9 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता और पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता था। इन पैरालंपिक में भारत की पदक तालिका अब 12 हो गई है। भारत ने अब तक 2 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। यह पैरा खेलों के एकल संस्करण में भारत का सर्वश्रेष्ठ टैली है।
इसने रियो 2016 में 4 पदक और 1984 पैरालंपिक में 4 पदक जीते थे। छठवां प्रश्न है, आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह को किस बल का महानिदेशक बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या फिर एसएसबी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बीएसएफ। राजस्थान कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक यानी डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है। इससे पहले वह दिल्ली में बीएसएफ मुख्यालय में विशेष डीजी के रूप में कार्यरत थे। 58 वर्षीय पंकज सिंह ने आईपीएस अधिकारी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस निदेशक एस देसवाल की जगह ली है, जो जुलाई 2021 से बीएसएफ डीजी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। इसके अलावा तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। सातवां प्रश्न है, कहाँ स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने यूएई, उरुग्वे, बांग्लादेश को अपना नया सदस्य देश बनाया है? इसके ऑप्शंस हैं संघाई, बीजिंग, टोक्यो या फिर रूस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संघाई। संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने नए सदस्य देशों के रूप में मंजूरी दे दी है। 2020 में एनडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अपनी सदस्यता का विस्तार करने के लिए बातचीत शुरू की थी। परिणाम स्वरूप संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को एनडीबी के पहले नए सदस्य देशों के रूप में शामिल किया गया है। एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों द्वारा 2015 में की गई थी। बैंक ऋण, गारंटी, इक्विटी भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई, चीन में है तथा इसके अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्रॉइजो हैं। इसके संस्थापक ब्रिक्स हैं तथा इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। आठवां प्रश्न है, पावर ग्रिड ने दुनिया भर में 71 संगठनों में कौन सा रैंक हासिल किया है? इसके ऑप्शंस हैं 6th, 7th, 8th या फिर 9th। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8th। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी पावर ग्रिड ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीपीएसयू को प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यानी एटीडी 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पावर ग्रिड ने दुनिया भर के 71 संगठनों में 8वां रैंक हासिल किया है। इस प्रकार यह पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम बन गया है और शीर्ष 20 में भारत की केवल 2 कंपनियों में से एक है। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यानी पूर्व में एएसटीडी दुनिया का सबसे बड़ा संघ है जो संगठनों में प्रतिभा विकसित करने वालों को समर्पित है और एटीडी का बेस्ट अवार्ड प्रतिभा विकास उद्योग की सबसे कठोर और प्रतिष्ठित मान्यता है। पावर ग्रिड की स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। नौवां प्रश्न है, हाल ही में किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया? इसके ऑप्शंस हैं स्मृति ईरानी, अमित शाह, जेपी नड्डा या फिर निर्मला सीतारमण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्मृति ईरानी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी एआईआईए में पोषण माह 2021 की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया। शिगरू यानी सहजन और आंवला के पौधे भी लगाए गए। आयुष मंत्रालय के निर्देशन में एआईआईए नई दिल्ली ने पोषण माह 2021 के उत्सव की शुरुआत की है। चलिए जानते हैं न्यूट्री गार्डन के बारे में। न्यूट्री किचन गार्डन या न्यूट्री गार्डन पूरे वर्ष परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवासीय घरों में या उनके आसपास पोषक तत्वों से भरपूर फसलों को लगाने और कटाई की एक विधि है। शहरी क्षेत्रों में न्यूट्री किचन गार्डनिंग को रूफटॉप गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग, वर्टिकल गार्डनिंग,
और कंटेनर गार्डनिंग के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के बैकयार्ड में न्यूट्री किचन गार्डन को बढ़ावा दिया जा सकता है। न्यूट्री गार्डन के क्या फायदे हैं? यह भोजन और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। यह पूरक आय के स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है। काटी गई फसलें ताजी और सुरक्षित यानी रासायन मुक्त होती हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किसने पीपी के रामाचार्युलू को राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया है? इसके ऑप्शंस हैं अमित शाह, पीएम मोदी, एम वेंकैया नायडू या फिर ओम बिरला। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर पीपी के रामाचार्युलू, जो 2018 से राज्यसभा सचिवालय में सचिव हैं, को महासचिव नियुक्त किया है। वह देश दीपक वर्मा का स्थान लेंगे, जिन्होंने 4 साल तक शीर्ष पद पर रहने के बाद महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था। रामाचार्युलू पहले अंदरूनी सूत्र हैं जो राज्यसभा के लगभग 70 वर्षों में सचिवालय के रैंक से शीर्ष पद तक पहुंचे हैं। चलिए जानते हैं डॉक्टर पीपी के रामाचार्युलू के बारे में। 1 साल तक लोकसभा सचिवालय में सेवा देने के बाद रामाचार्युलू 1983 में राज्यसभा सचिवालय में शामिल हुए। रामाचार्युलू ने आंध्र प्रदेश विधानमंडल के विशेष सचिव के रूप में कार्य किया था। रामाचार्युलू को संसद के कामकाज के विभिन्न पहलुओं को संभालने का लगभग 40 वर्षों का अनुभव है। राज्यसभा के अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू हैं तथा इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। राज्यसभा की अवधि सीमा 6 वर्ष है। 11वां प्रश्न है, अगले डिफेंस एक्सपो की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, गुजरात, मुंबई या फिर ओडिशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। अगला डिफेंस एक्सपो यानी 2022 में गुजरात द्वारा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसकी घोषणा की। इस संबंध में रक्षा उत्पादन विभाग और गुजरात सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस द्विवार्षिक कार्यक्रम में लगभग 100 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। चलिए जानते हैं डिफेंस एक्सपो 2022 के विषय में। डिफेंस एक्सपो 2022 अगले साल 10 से 13 मार्च तक गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्देश्य मेक इन इंडिया से दुनिया के लिए आगे बढ़ना है। डिफेंस एक्सपो 2022 भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर फोकस करेगा। 12वां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ स्थित RINL के अध्यक्ष के रूप में अतुल भट्ट को नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल या फिर बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अतुल भट्ट को विनिवेश के स्वामित्व वाली स्टील कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी RINL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। वह राज्य के स्वामित्व वाली कंसल्टेंसी फर्म मेकॉन के CMD थे, जो टर्नकी निष्पादन सहित अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक एक परियोजना स्थापित करने के लिए आवश्यक सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है। पीके रथ 38 साल तक कंपनी की सेवा करने के बाद 31 मई को RINL के CMD के रूप में सेवानिवृत्त हुए। RINL आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एक विशेष इस्पात बनाने वाली कंपनी है। कंपनी बिना किसी कैप्टिव लॉ अयस्क खदानों के राज्य में 7.3 मिलियन टन स्टील प्लांट का मालिक है और उसका संचालन करती है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1982 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। 13वां प्रश्न है, हाल ही में IMF ने भारत को स्पेशल ड्राइंग राइट्स के रूप में कितने बिलियन का आवंटन किया है? इसके ऑप्शंस हैं 12.57, 12.11, 13.28 या फिर 12.09। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 12.57। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत को विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स के रूप में 12.57 बिलियन यानी लगभग 17.86 अरब अमेरिकी डॉलर का आवंटन किया है। इसके साथ ही भारत की कुल SDR होल्डिंग 13.66 अरब SDR यानी लगभग 19.41 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर हो गई है। SDR भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के घटकों में से एक है, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार
भी अब बढ़ गया है। आईएमएफ ने अपने सभी सदस्य देशों को कुल एसडीआर 456 बिलियन आवंटित किया है, जिसमें से भारत को एसडीआर 12.57 मिला है। आईएमएफ का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएस में है तथा इसके निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। इसके मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हैं। 14वां प्रश्न है, पीएम मोदी ने रूस में आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच के कौन से पूर्ण सत्र को संबोधित किया? इसके ऑप्शंस हैं चौथा, पांचवा, छठवां या फिर सातवां। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छठवां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूस के व्लादिवोस्टॉक में आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच यानी सिक्स्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रमुख भारतीय तेल और गैस कंपनियों के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल रूस में ईईएफ शिखर सम्मेलन 2021 में भाग ले रहा है। ईईएफ के अलावा पेट्रोलियम मंत्री ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग की समीक्षा करने के लिए रूसी ऊर्जा मंत्री निकोले शुल्गिनोव के साथ भी बैठक करेंगे और भारतीय और रूसी कंपनियों के बीच सहयोग पर चर्चा करने के लिए सुदूर पूर्व और आर्कटिक अलेक्सी चेकुनकोव के विकास के लिए रूसी मंत्री के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्री भारत रूस व्यापार वार्ता की सह अध्यक्षता भी करेंगे। 15वां प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 350 विश्वविद्यालयों में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शामिल है? इसके ऑप्शंस हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी बॉम्बे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आईआईएससी बेंगलुरु। टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी कर दी गई है। इस सूची में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सबसे ऊपर है। इसके बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। सूची में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी आईआईएससी बेंगलुरु को 301 से 350 की रैंकिंग के बीच रखा गया है, जो शीर्ष 350 रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय भी है। 3 भारतीय शिक्षण संस्थानों को शीर्ष 400 की सूची में स्थान मिला है। आईआईएससी बेंगलुरु 300, 100, 350 ब्रैकेट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी रोपण 351 से 400 ब्रैकेट, आईआईटी इंदौर 401 से 500 ब्रैकेट। दुनिया के शीर्ष 5 विश्वविद्यालय निम्नवत हैं: ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके। 16वां प्रश्न है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? इसके ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरा। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 जारी की है, जिसके अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसमें अमेरिका शीर्ष पर है, जिसके बाद चीन दूसरे स्थान पर है। सूची के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 51 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 396 और चीन में 277 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। ज़िलिंगो 310 अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण के साथ भारत में रैंकिंग में शीर्ष यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। ज़िलिंगो का मुख्यालय सिंगापुर में है। एक शहर में मुख्यालय वाले यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में बेंगलुरु शीर्ष भारतीय शहर है। बेंगलुरु में 31 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं और उसके बाद मुंबई में 12 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। 17वां प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में मनीष नरवाल ने 50 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? इसके ऑप्शंस हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोल्ड। भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने ओसाका शूटिंग रेंज में P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किया है। 19 वर्षीय मनीष ने 218.2 अंक हासिल करके पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता, जबकि सिंहराज ने 216.7 अंकों के साथ टोक्यो पैरालंपिक का अपना दूसरा पदक हासिल किया।
रूसी पैरालंपिक समिति के सर्गेई मालिशेव ने कांस्य पदक जीता। इस मेडल के साथ भारत के अब टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक की संख्या 15 हो गई है। भारत ने अब तक 3 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। यह पैरा खेलों के एकल संस्करण में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसने रियो 2016 में 4 पदक और 1984 पैरालंपिक में 4 पदक जीते थे। 18वां प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में हरविंदर सिंह ने कांस्य पदक किस खेल में जीता है? इसके ऑप्शंस हैं निशानेबाजी, तीरंदाजी, टेनिस या फिर लंबी कूद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तीरंदाजी। पैरालंपिक 2020 में भारत के स्टार तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में कांस्य पदक जीता है। 31 वर्षीय पैरालंपिक में पदक जीतने वाले भारत के पहले तीरंदाज बन गए हैं। इस जीत के साथ टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक खेलों में भारत के पदक 13, 2 गोल्ड, 6 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज तक पहुंच गया है। हरविंदर ने दक्षिण कोरिया के किम मिन सू को 6-5 से हराकर टोक्यो 2020 में भारत का दिन का तीसरा पदक जीता, जिससे भारत की संख्या 13 हो गई। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के विन माथेर ने हरविंदर को सेमीफाइनल में 6-4 से हराया था। 19वां प्रश्न है, हाल ही में कौन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी बनी है? इसके ऑप्शंस हैं वर्तिका शुक्ला, अरुंधति रॉय, स्मृति ईरानी या फिर मीरा कुमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने जैव ईंधन, कोयला गैसीकरण, अपशिष्ट से ईंधन और हाइड्रोजन ऊर्जा सहित कंपनी के नवीन ऊर्जा कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। चलिए जानते हैं वर्तिका शुक्ला के विषय में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक शुक्ला 1988 में ईआईएल में शामिल हुई और उनके पास रिफाइनिंग, गैस प्रसंस्करण, पेट्रोकेमिकल्स और उर्वरकों में परिसरों के डिजाइन, इंजीनियरिंग और कार्यान्वयन सहित व्यापक परामर्श अनुभव है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1965 में हुई थी। आज के सेशन का अंतिम और 20वां प्रश्न है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पुणे में किसके नाम पर साइंस सिटी की स्थापना करेगी? इसके ऑप्शंस हैं राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजीव गांधी। महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और उन्हें भविष्य में छात्र बनने के लिए तैयार करने के लिए पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ में एक विश्व स्तरीय विज्ञान शहर स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी के रूप में नामित करने के लिए पीसीएमसी क्षेत्र में 8 एकड़ के परिसर में 1 एकड़ क्षेत्र में एक विज्ञान केंद्र विकसित किया जाएगा। पीसीएमसी क्षेत्र में साइंस सिटी बनाने के लिए केंद्र ने 191 करोड़ रुपए की सहायता दी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं तथा राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।